बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 54 मुलाहिज़ा फरमाएं। 5 बजे के करीब मैं और थाई एक काफी हाउस में घुस गए। इन 2 घंटों के दौरान में थाई ने कुछ शॉपिंग भी कर ली थी। हम काफी की चूसियां ले रहे थे कि एक फरबे अंदाम आदमी को काफी हाउस में दाखिल होते देखकर थाई चौंक सी गई। उस शख्स की उम्र 45 के लगभग थी। उसने नीले रंग का सूट पहन रखा था। ये बताने की जरूरत नहीं कि वो थाई बाशिंदा था। उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। वो काफी हाउस में दाखिल होने के बाद इधर उधर देखे बगैर टेलीफोन बूथ में दाखिल हो गया जो इस वक्त खाली पड़ा हुआ था। थाई बड़ी तवज्जो से उसकी तरफ देख रही थी। उस शख्स ने हुक पर टंगा हुआ रिसीवर उठाया और जेब से सिक्के निकालकर सलाट में डालने के बाद नंबर मिलाने लगा। चंद सेकंड बाद उसने दूसरे हाथ की उंगली से हुक को दबाया तो सिक्के नीचे वाले खाने से बाहर आ गए। उसने 2-3 मरतबा कोशिश की मगर गालबन फोन खराब था, कॉल नहीं हो सकी। क्या बात है, तुम उस शख्स को देखकर चौंक सी गई थी। ये कौन है? मैंने थाई की तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में पूछा। हम जिस मेज पर बैठे हुए थे वो काउंटर के बिल्कुल साथ थी, लेकिन काउंटर के हमारे सामने वाले हिस्से पर टॉफी, च्युइंगम, चॉकलेट और इस किस्म की चीजों से भरे हुए जार रखे हुए थे और काउंटर के सामने खड़ा हुआ शख्स हमें देख नहीं सकता था। ये शख्स सर्जन है और बैंकॉक का रहने वाला है। थाई ने भी सरगोशी की। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। इसे ज़ेरे ज़मीन दुनिया का डॉक्टर भी कहा जाता है। जराइम पेशा लोग आपस के लड़ाई झगड़ों या पुलिस मुकाबलों में जख्मी होते रहते हैं। जाहिर है वो इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल का रुख नहीं कर सकते। इस जैसे डॉक्टरी बारी रकम के लालच में उनका चोरी छपे इलाज करते हैं। तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। बैंकॉक की जिस गली में मेरा एक मसाज पार्लर था उसी गली में इसका क्लिनिक भी था। थाई ने बताया। ये बहुत अरसे पहले की बात है। उस जमाने में 1-2 मरतबा पुलिस ने इसके क्लिनिक पर छापे भी मारे थे, लेकिन ये हर मरतबा बचता रहा और बिलाखिर ये वहां से क्लिनिक फरोख्त करके कहीं और चला गया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, तुम्हें याद है सामी ने बताया था कि 2 माहिर डॉक्टर भी दारा और चीवांग के इलाज के लिए उनके साथ मौजूद हैं। क्या ये उन दोनों में से एक नहीं हो सकता? ये पैसे के लालच में कहीं भी जा सकता है। हो सकता है, मैंने कहा। इसका मतलब है कि उन लोगों की तलाश के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसका पीछा करके हम आसानी से उनके ठिकाने पर पहुंच सकते हैं। वो शख्स अब भी बार बार सलाड में सिक्के डालकर नंबर मिलाने की कोशिश कर रहा था मगर उसे कामयाबी नहीं हुई। बिलाखिर उसने झुंझलाए हुए अंदाज में रिसीवर हुक पर लटका दिया और बोझ से निकलकर काउंटर के सामने आ गया। वो टेलीफोन खराब है, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है प्लीज, उसने काउंटर के पीछे बैठे हुए शख्स की तरफ देखते हुए मुल्तजी लहजे में कहा। काउंटरमैन ने टेलीफोन सेट उसकी तरफ सिरका दिया। मैं अपने सामने रखे हुए शीशे के मर्तबानों की आड़ से उसकी तरफ देखने लगा। करीब से उसका चेहरा किसी बुल डॉग की तरह लग रहा था। वो रिसीवर उठाकर नंबर मिला रहा था। ओ यस बॉस, मैं डॉक्टर फान बोल रहा हूँ, वो लाइन मिलने पर बोला। तुम्हारे लिए एक अहम इतला है। वो चंद में खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैंने डॉक्टर जानकी को यहाँ देखा है। हाँ, वो कुंचन बोरी में है। उसके साथ एक आदमी भी है। नहीं बॉस, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। ये वही आदमी है जिसे पैडरो ने सोल्डरिंग आयरन से दागा था। यस बॉस, मैं मोहतात रहूंगा। तुम फिक्र मत करो बॉस, वो मुझे जानते ही नहीं तो मुझ पर शुबा कैसे करेंगे? मैं उनके ठिकाने का पता लगाकर वापस आ जाऊंगा। वो खामोश होकर कुछ देर दूसरी तरफ की बातें सुनता रहा, फिर यस बॉस कहते हुए रिसीवर रख दिया। मैं और थाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थाई की आंखों में वहशत सी भर गई थी। इस मोटे का नाम डॉक्टर फान था और इसके बारे में थाई का शुबा दुरुस्त निकला। उसने जानकी और प्रसाद को देखकर पहचान लिया था और फोन पर दारा या किम को खबर कर दी थी और गालिबन उसे जानकी और प्रसाद की निगरानी करके उनका ठिकाना मालूम करने की हिदायत की गई थी। जानकी और प्रसाद कहाँ थे? वो दोनों हमसे ज्यादा दूर नहीं थे और मेरा अंदाजा था कि हमें काफी हाउस में दाखिल होते देखकर वो भी किसी रेस्टोरेंट या काफी हाउस में चले गए थे। वो डॉक्टर फान ने उन्हें देख लिया था। डॉक्टर फान काफी हाउस से बाहर जा चुका था। इसे अब वापस नहीं जाना चाहिए थाई। मैंने थाई की तरफ देखते हुए सरगोशी की। अगर ये वापस चला गया तो हमारे लिए यहाँ एक दिन भी टिकना मुश्किल हो जाएगा। हमने भी फौरन ही कुर्सियां छोड़ दी। मैंने काउंटर पर बिल अदा किया और हम बाहर आ गए। डॉक्टर फान दाईं तरफ फुटपाथ पर खड़ा सड़क के दूसरी तरफ देख रहा था। मैं भी सड़क की दूसरी तरफ देखा तो बात मेरी समझ में आ गई। सामने भी एक काफी हाउस था। मैं और थाई उसके सामने से गुजरते हुए चंद गज आगे एक न्यूज स्टैंड के करीब रुक गए। मेरा ख्याल है वो मुझे और तुम्हें नहीं जानता, वरना मैं देखकर चौंक जाता। मैंने न्यूज स्टैंड से एक मैगजीन उठाते हुए थाई की तरफ देखे बगैर सरगोशी की। मेरा ख्याल है जानकी और प्रसाद सामने वाले काफी हाउस में बैठे हुए हैं। थाई ने भी सरगोशी में कहा, तुम यहीं रुको, मैं जाकर उन्हें सूरत हाल से आगाह कर देती हूँ। उसके बाद इस शख्स को घेरने की कोशिश करेंगे। उनसे कहो वो 15 मिनट बाद काफी हाउस से निकलकर शॉपिंग सेंटर की तरफ चलते रहें, जिसके सामने वाले पार्किंग लॉट पर हमारी गाड़ी खड़ी है। ये यकीनन उनके पीछे जाएगा और हम इसका पीछा करते रहेंगे, मैंने कहा। थाई इधर उधर देखते हुए सड़क पार करके दूसरी तरफ मुड़ गई। मैं भी मोहतात निगाहों से इधर उधर देख रहा था।
मुझे डर था कि दारा का कोई ऐसा आदमी इस तरफ ना आ जाए जो हमें पहचानता हो। थाई सामने वाले काफी हाउस के सामने रुककर इस तरह इधर उधर देखने लगी जैसे उसे किसी शख्स की तलाश हो। फिर वो काफी हाउस के अंदर घुस गई, लेकिन उसकी वापसी में 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। मैंने उन्हें समझा दिया है। उसने मेरे हाथ से मैगजीन लेते हुए सरगोशी की। वो दोनों ठीक 15 मिनट बाद काफी हाउस से निकल जाएंगे। वो खड़े खड़े मैगजीन की वर्क गर्दानी करने लगी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन के अलावा उरियान तस्वीर और इश्तिहारात भी थे, और फिर एक रंगीन इश्तिहार देखकर वो चौंक सी गई। ये कुंचन बोरी के किसी मसाज पार्लर का इश्तिहार था और उसके साथ एक हसीन लड़की की नीम उरियान तस्वीर भी थी। ओह, ये तो लीजा है। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला। लीजा कौन? मैंने पूछा। मेरी दोस्त, थाई ने कहा। ये कुछ अरसे पहले बैंकॉक में थी। इसने मसाज का काम भी मुझसे ही सीखा था, फिर अपना पार्लर खोल लिया था। कुछ अर्सा पहले वो पार्लर बेचकर कहीं चली गई थी। इसने कुंजन बोरी में मसाज पार्लर खोल रखा है। ये हमारे काम आ सकती है। इसने स्टार वाले को मैगजीन की कीमत अदा कर दी और मैगजीन शॉपिंग बैग में डाल दिया। वो लोग काफी हाउस से निकल रहे हैं। मैंने प्रसाद और जानकी को सामने वाले काफी हाउस से निकलते देखकर सरगोशी की। वो दोनों काफी हाउस से निकलकर इधर उधर देखे बगैर बाईं तरफ मुड़ गए। जानकी के हाथ में भी एक शॉपिंग बैग था और प्रसाद ने जूते के डिब्बे के बराबर एक डिब्बा उठा रखा था। डॉक्टर फान भी हमारे करीब से गुजर कर उस तरफ चलने लगा। किसी का ताकुब या निगरानी करने का यह बेहतरीन तरीका था। जानकी और प्रसाद को अगर ना बताया जाता तो उन्हें शुबा भी नहीं हो सकता था कि उनकी कोई निगरानी कर रहा था। वो सड़क के एक तरफ थे और निगरानी करने वाला सड़क के दूसरी तरफ उनके मुतवादी चल रहा था। जानकी और प्रसाद रास्ते में कई जगह थोड़ी देर के लिए रुके थे। उनकी वजह से डॉक्टर फान को और फिर हमें भी रुकना पड़ा था। मिलाकर वो दोनों शॉपिंग सेंटर के सामने वाले उस पार्किंग लॉट के करीब पहुंच गए जहां हमारी स्टेशन वैगन खड़ी थी। डॉक्टर फान को अभी तक शुबा नहीं हो सका था कि उसकी भी निगरानी हो रही है। वो एक जगह खड़ा होकर सामने देखने लगा। इस वक्त 6:15 बज रहे थे। सूरज बुलंद पहाड़ों के पीछे झुक रहा था। पहाड़ी इलाकों में सूरज आमतौर पर जल्दी गुरूब हो जाता है। स्ट्रीट लाइटें और दुकानों की बत्तियां चल गई थी। इस शॉपिंग सेंटर में और इसके सामने बड़ी रौनक थी। ज्यादा तादाद गैर मुल्की सियाहों की थी जो खरीदारी कर रहे थे। लोगों की सुजूम में एक आदमी को देखकर मैं चौंक गया। वो पाथम था जो एक दुकान के सामने खड़ा पार्किंग लॉट की तरफ देख रहा था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस तरफ से गुजरते हुए उसने हमारी गाड़ी देख ली थी और वहीं खड़ा हमारी वापसी का इंतजार कर रहा था। मैं और थाई टहलते हुए उसके करीब पहुंच गए। हेलो बॉस, मैंने पार्किंग में वो गाड़ी, मैं समझ गया हूँ। मैंने उसकी बात काट दी। हमारे बाईं तरफ फुटपाथ के किनारे पर एक मोटा सा आदमी खड़ा है, नीले सूट वाला। उसके हाथ में पीले और सुर्ख रंगों वाला शॉपिंग बैग है। उसे लेकर पार्किंग में गाड़ी के पास पहुंच जाओ। किसी को शुबा ना होने पाए कि तुम उसे जबरदस्ती ले जा रहे हो। कौन है वो? पातम ने कनखियों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। दारा और चीफ आंग का मौलवी डॉक्टर फान, मैंने जवाब दिया। इसने जानकी और प्रसाद को पहचान लिया है और टेलीफोन पर दारा वगैरह को इतला भी दे दिया है और अब ये उन दोनों का पीछा करके हमारा ठिकाना मालूम करना चाहता है। मैं समझ गया बास, पाथम ने कहा। तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त हो जाएगा। मैं थाई को इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया और ज़ेबरा क्रॉसिंग से सड़क पार करके हम दोनों पार्किंग लॉट में आ गए। जानकी और प्रसाद भी स्टेशन वैगन के करीब पहुंच चुके थे। चाबी प्रसाद ही के पास थी। मैंने दूरी रुककर इशारा किया और वो गाड़ी का ताला खोलने लगा। मैंने मुड़कर दूसरी तरफ देखा तो मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। पाथम डॉक्टर फान को लेकर आ रहा था। पाथम डॉक्टर फान के बिल्कुल साथ चल रहा था। उसका दायां हाथ जैकेट की जेब में था। डॉक्टर फान के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। प्रसाद ड्राइविंग सीट पर और जानकी उसके साथ वाली सीट पर बैठ चुकी थी। पाथम ने स्टेशन वैगन का पिछला दरवाजा खोला और डॉक्टर फान को अंदर धक्का दिया। डॉक्टर फान के मुंह से कराह निकल गई। उनके अंदर बैठते ही मैं और थाई भी अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। हमें देखकर डॉक्टर फान का चेहरा खौफ से इस तरह पीला पड़ गया जैसे सारा खून नुचड़ गया हो। वो रास्ते में मैं 2-3 मरतबा देख चुका था, लेकिन उस वक्त उसे हम पर जरा भी शुबा नहीं हुआ था और अब हमें देखकर उस पर दहशत सी तारी हो गई थी। कौन हो तुम लोग? वो बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए हकलाया। तुम लोग मुझे अगवा करके ले जा रहे हो और ये एक संगीन जुर्म है। हमें मालूम है कि एक संगीन जुर्म के हम मुर्तकिब हैं, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। मैं तो एक मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर हूँ, वो फिर हकलाया। अब पाथम के हाथ में पिस्तौल देखकर उस पर हल्की सी कपकपी भी तारी हो रही थी। मेरे पास ज्यादा रकम नहीं, अगर तुम लोग, हमें तुम्हारी रकम की जरूरत नहीं। मैंने उसकी बात काट दी। अब तुम खामोशी से बैठे रहो और अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये शख्स तुम्हें बिला दरीक गोली मार देगा। इसे गोलियां चलाने का बड़ा शौक है। मैंने पाथम की तरफ इशारा किया। रकम की जरूरत नहीं, फिर मुझे इस तरह अगवा करके क्यों ले जा रहे हो? डॉक्टर फान अब बाकायदा कांपने लगा था। इसलिए कि तुम डॉक्टर जानकी और प्रसाद का पीछा कर रहे थे। मैंने कहा, किसी का ताकुब करना भी एक जुर्म है और फिर तुमने दारा और चीफ आंग को भी इनके बारे में इतला दे दी थी। ऐसी सूरत में हम तुम्हें किस तरह छोड़ सकते थे? मैं किसी जानकी या दारा को नहीं जानता। डॉक्टर फान का चेहरा कुछ और सफेद पड़ गया। अब खामोश बैठे रहो,
जबानखोरी तो दिल में सुराख कर दूंगा। पाथम ने घुराते हुए पिस्तौल की नाल उसके पहलू से लगा दी। इसी दौरान में स्टेशन वैगन पार्किंग लॉट से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगी। ये ज़ियारत का सीजन था। शहर की हर सड़क पर रौनक और चहल पहल थी। स्टेशन वैगन मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई उस रास्ते पर आ गई जो पहाड़ियों की तरफ चला गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद हम अपने कॉटेज में पहुंच गए। दूर के कॉटेज में रोशनी नजर आ रही थी, जबकि बाकी कॉटेज तारीकी में डूबे हुए थे। डॉक्टर फान ने इतराफ करने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी कि उसने चीफ वांग को जानकी और प्रसाद के बारे में इतला दी थी और उसकी हदायत पर वो उनका ताकुब करके इनके ठिकाने का पता चलाना चाहता था। अगर वो ये इतराफ ना भी करता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने कानों से उसकी बातें सुन चुका था। डॉक्टर फान ने सिर्फ मेरा नाम सुन रखा था, मुझे कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। अगर कभी देखा होता तो इस तरह आसानी से हमारे जाल में ना फंस जाता, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि मैं कौन हूँ। मेरे बारे में जानते उसकी हालत गैर हो गई। यूं लग रहा था जैसे वो किसी वक्त भी बेहोश होकर गिर पड़ेगा। मैं देर तक उससे दारा और चीफ वांग के बारे में दरियाफ्त करता रहा। अगर ब्रिज की तरफ से जाएं तो रास्ता खासा तवील है, वो बता रहा था, लेकिन पहाड़ियों के अंदर का रास्ता 1 मील से ज्यादा नहीं है। 11 बजे के करीब मैं और प्रसाद डॉक्टर फान को लेकर कॉटेज से निकल आए। हमारे साथ पाथम भी था, लेकिन वो कई गज पीछे था। डॉक्टर फान चलते चलते बार बार लड़खड़ा रहा था। वो शायद समझ गया था कि अब उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है और हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बार बार जिंदगी की भीख मांग रहा था। वो ये भी कह रहा था कि अगर उसे माफ कर दिया जाए तो वो इसी वक्त ये शहर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन हम कोई रिस्क लेने को तैयार न थे। डॉक्टर फान जैसे आदमी पर भी किसी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था। पहाड़ी में रास्ता खासा दुश्वार था, तारीकी की वजह से भी चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। डॉक्टर फान ने एक मरतबा फिर रुककर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और गिगिया कर माफी मांगने लगा। प्रसाद ने उसे जोरदार ठोकर रसीद कर दी। खामोशी से चलते रहो वरना वक्त से पहले ही तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। उसने घुर्राते हुए एक और ठोकर मार दी। कुछ आगे चलने के बाद साफ रास्ता मिल गया। यही वो असल रास्ता था जो पहाड़ियों में शहर की तरफ चला गया था। इस रास्ते पर तकरीबन 20 मील चलने के बाद डॉक्टर फान एक पगडंडी पर चढ़ने लगा। इस तरह हम एक चट्टान पर पहुंच गए। इस चट्टान के दूसरी तरफ तकरीबन 100 गज के फासले पर एक और चट्टान थी, जिस पर करीब करीब 2 मुख्तसर इमारतें बनी हुई थी और उनकी खिड़कियों में रोशनी नजर आ रही थी। एक तंग सी पगडंडी दूसरी चट्टान तक चली गई थी। इस तरफ दरख्तों की भी बहुतात थी। डॉक्टर फान एक दरख्त के तने से टेक लगाकर हाँपने लगा। वो सामने, वो अकलाते हुए बोला, 2 कॉटेज हैं। वो दोनों कॉटेज दारा और उसके साथियों के इस्तेमाल में है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर अचानक ही मेरे कदमों पर गिर पड़ा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ये काम तो तुम पहले ही कर चुके हो, मैंने उसे ठोकर मारते हुए कहा। तुमने उन्हें जानकी और प्रसाद के बारे में इतला दे दी थी और वो लोग इतने बेवकूफ नहीं कि सूरत-ए-हाल का अंदाजा ना लगा सके। वो फौरन ही समझ गए होंगे कि मैं भी कुंचन बोरी में मौजूद हूँ और मुमकिन है ये इतला मिलने के बाद उन्होंने शहर में मेरी तलाश शुरू कर दी हो। तुमने हमें जो नुकसान पहुंचाया है उसकी तलाफी मुमकिन नहीं और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैंने प्रसाद को इशारा किया। वो डॉक्टर फान को घसीटता हुआ चट्टान के दूसरे किनारे पर ले गया। उस तरफ अमूदी ढुलान थी जो 60-70 फुट नीचे तक चली गई थी। तुम्हें एक शर्त पर माफ किया जा सकता है, प्रसाद ने कहा। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ, डॉक्टर फान जल्दी से बोला। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण उभर आई थी। इस रास्ते से उतरकर उस कॉटेज तक जाओ और दारा को बता दो कि वैदान ने उसके ठिकाने का पता चला लिया है। वो बहुत जल्द उनसे 2-2 हाथ करने वाला है। मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ, डॉक्टर फान जल्दी से बोला। वो मुदी रास्ता बहुत खतरनाक था। जरा सी गलती मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। अगर वो मरने से बच भी गया तो 1-2 हड्डियां टूट सकती थी। मगर डॉक्टर फान इस शर्त को गनीमत समझा था। उसने ढुलान पर पहला कदम रखा ही था कि प्रसाद ने उसका नाम लेकर पुकारा। डॉक्टर फान ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और ठीक उसी लम्हे प्रसाद के हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल ने शोला उगला। फायर की आवाज के साथ ही खामोश फजा में डॉक्टर फान की चीख भी गूंज उठी। मैं प्रसाद के निशाने की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। तारीकी के बावजूद गोली डॉक्टर की पेशानी में लगी थी। वो नीचे गिरा और अमूदी ढुलान पर लुढ़कता चला गया। वो कॉटेज वहां से 100 गज से ज्यादा दूर नहीं था। सन्नाटे में फायर की आवाज वहां जरूर सुनी होगी। चलो बास, प्रसाद ने पिस्तौल जेब में डालते हुए कहा। अगर रात में नहीं तो सुबह उन्हें डॉक्टर फान की लाश मिल जाएगी और लाश हमारा पैगाम दारा तक पहुंचा देगी। हम दोनों चट्टान से उतरने लगे। मुझे डॉक्टर फान की मौत का कोई अफसोस नहीं हुआ था। अगर वो हमारी नजरों में ना आता तो दारा वगैरह को हमारे ठिकाने के बारे में बता देता और वो हमें जिंदा ना छोड़ते। डॉक्टर फान से तो हमने निजात हासिल कर ली थी, लेकिन दारा और उसके साथियों को ये खबर बहरहाल मिल चुकी थी कि हम कुंचन बोरी में हैं। डॉक्टर फान से हमें यह भी पता चल गया था कि दारा का जख्म तो ठीक हो चुका था, अलबत्ता चीफ वांग की पसली में अब भी तकलीफ थी और वो ज्यादा नकलो हरकत नहीं कर सकता था और उन लोगों का इरादा अभी चंद रोज और यहाँ रहने का था। कुछ ही दूर पाथम हमें मिल गया। तुम लोग जाओ बास, उसने कहा। मैं इस फायर के बाद उन लोगों का रिएक्शन देखना चाहता हूँ।
और अब मैं तुम्हारी तरफ वापस नहीं आऊंगा। सुबह मुलाकात होगी, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मैं राब्ता कर लूंगा। मैंने तुम्हारा फोन नंबर नोट कर लिया है, अपना ख्याल रखना। विश यू गुड लक, मैंने कहा। पातुम चट्टानों की तरफ चला गया और मैं और प्रसाद अपने काटेज की तरफ चलने लगे। लीजा वाकई बड़े काम की औरत साबित हुई। सुबह 11 बजे के करीब थाई ने उसे फोन किया था और वो 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे काटेज में पहुंच गई थी। गुज़िश्ता रात मैंने मैगजीन में उसकी तस्वीर देखी थी, लेकिन इस वक्त उसे अपने सामने देखकर अंदाजा हुआ कि वो अपनी तस्वीर से कहीं ज्यादा हसीन थी। दराज कमर, गुदाज जिस्म और गजाली आंखें, उसकी चाल भी हिरनी जैसी थी। उसने लिबास भी ऐसा पहन रखा था जिससे उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा नुमाया हो रहे थे। वो बड़ी गर्मजोशी से थाई से मिली और इत्तफाक की बात यह थी कि वो जानकी को भी जानती थी। लीजा की दास्तान बड़ी दिलचस्प थी। कई साल पहले बैंकॉक में थाई से मसाज की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उसने शहर के एक पोश इलाके में अपना मसाज पार्लर खोल लिया था। उसके हुस्न शबाब की वजह से पार्लर खूब चल निकला। अपनी मदद के लिए उसने चंद और हसीन लड़कियां भी रख ली। लीजा के मसाज पार्लर में आने वाले गाहकों की ज्यादा तादाद उस इलाके के रईस ज़ादों की थी। हर नौजवान लीजा ही से मसाज करवाना चाहता था। बाज़ तो दिन में 2-2 मरतबा आते थे। बहुत से बिगड़े हुए रईस ज़ादे तो ऐसे थे जो लीजा को सिर्फ अपने लिए मखसूस रखना चाहते थे और उसके लिए मुंह मांगी फीस अदा करने को भी तैयार थे, लेकिन लीजा इसके लिए तैयार ना थी। दौलतमंद नौजवानों में जज्बा रकाबत बढ़ रहा था और फिर उनमें लीजा के लिए लड़ाइयां भी शुरू हो गईं। वो इलाका जेर जमीन दुनिया के बेताज बादशाह टाइगर के जेर असर था। टाइगर के आदमी उस इलाके में दुकानों और कारोबारी लोगों से भत्ता वसूल करते रहते थे। तकरीबन 1 साल बाद लीजा भी उनकी नजरों में आ गई। 2 मरतबा तो टाइगर के आदमी भत्ता लेने आए, तीसरी मरतबा टाइगर खुद पहुंच गया। वो अपने आदमियों से उसके हुस्नो शबाब की तारीफ सुनकर आया था। वो लीजा के हुस्नो शबाब से बेहद मुतासर हुआ। उसने लीजा को पेशकश की कि वो उसके साथ रहे। लीजा ने उस वक्त उसे टाल दिया और फिर चंद रोज बाद उसने चोरी छपे अपना मसाज पार्लर फरोख्त कर दिया और चियांग माए चली गई। वो तकरीबन 1.5 साल वहां रही। वहां भी कुछ ऐसी ही सूरत पेश आई तो लीजा वहां से भी भाग निकली और बर्मा पहुंच गई। 2 साल पहले वो बर्मा से वापस आ गई और इस मरतबा उसने कुंचन बोरी में रहने का फैसला कर लिया। यहाँ मसाज पार्लर खोलने के लिए उसे बड़े होटल के करीब बंगला मिल गया। उसका कारोबार खूब चल निकला। यहाँ भी अपने हुस्न की वजह से उसे छोटे मोटे मसाइल पेश आते रहे, लेकिन अब इसमें इतना हौसला पैदा हो गया था कि ऐसे मसाइल का सामना कर सके। वो खूब कमा रही थी। उसने रिवर क्वाए ब्री से तकरीबन 20 मील आगे एक खूबसूरत कॉटेज भी खरीद लिया था, जिसे वो सिर्फ अपने कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करती थी। बाद लोग मसाज कराने के लिए तन्हाई और पुरसुकून जगह चाहते थे और लीजा उन्हें उस कॉटेज में लेकर आती। ऐसे गाहकों से वो मसाज की फीस के अलावा कॉटेज का किराया भी वसूल कर लेती। थाई ने उसे अपने प्रॉब्लम से आगाह किया तो लीजा किसी हिचकिचाहट के बगैर अपना वो कॉटेज हमारे हवाले करने को तैयार होगी। तुम चाहो तो आज शाम को वो कॉटेज देख लो, उसने कहा। मैं जरूरत की चीजें वहां पहुंचा दूंगी। कल सुबह तुम लोग वहां मुंतकिल हो जाना। ठीक है, हम शाम को तुम्हारे साथ चलेंगे, थाई ने कहा। साथ नहीं, लीजा ने जवाब दिया। मैं ठीक 7 बजे वहां पहुंच जाऊंगी, तुम लोग वहां आ जाना। कॉटेज की तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं, तुम लोग आसानी से पहुंच जाओगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर पता समझाने लगी। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। इस मरतबा थाई की बजाय मैंने जवाब दिया। लीजा कुछ देर और वहां रुकने के बाद चली गई। तुमने लीजा को यहाँ बुला तो लिया, लेकिन क्या उस पर एतमाद किया जा सकता है? मैंने लीजा के जाने के बाद थाई से पूछा। अगर मुझे एतमाद ना होता तो उसे यहाँ बुलाना तो दूर की बात है, मैं उसे कुंचन बोरी में अपनी मौजूदगी की हवा भी ना लगने देती, थाई ने कहा। हमारा ख्याल था कि हम 6 बजे शाम निकल जाएंगे, लेकिन दोपहर अचानक ही थाई को बुखार हो गया। बुखार के साथ ही वो सर्दी से कपकपाने लगी। काठी में 3-4 कंबल थे जो सब के सब उसके ऊपर डाल दिए गए, लेकिन उसके बावजूद वो सर्दी से ठिठरती रही। मलेरिया हो गया है, जानकी ने उसे देखकर बताया। दवाई मंगवानी होगी, लेकिन तुम लिख कर दे दो, मैं जाकर ले आता हूँ। मैं बीच में बोल पड़ा। तुम कैसे जाओगे? जानकी ने कहा। सुबह फोन पर पातम ने बताया भी था कि दारा के आदमी हम सबको तलाश करते फिर रहे हैं। अगर हम में से कोई भी उनकी नजरों में आ गया तो सब मुसीबत में फंस जाएंगे। वैसे मेरा ख्याल है अगर लीजा को फोन पर दवाओं के नाम लिखा दिया जाए तो वो पहुंचा देगी। ठीक है, मैंने मेज पर पड़ा हुआ मैगजीन उठाते हुए कहा। इश्तिहार में उसका फोन नंबर लिखा हुआ है, तुम फोन करके उसे बता देना। मैंने मैगजीन खोलकर इश्तिहार वाला सफा उसके सामने कर दिया। जानकी ने फोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाया। कॉल किसी और ने रिसीव की, लेकिन 1 मिनट बाद लीजा लाइन पर आ गई। जानकी ने उसे सूरत-ए-हाल से आगाह करते हुए दवाओं के नाम बता दिए और यह भी ताकीद कर दी कि वो किसी और को बेचने की बजाय दवाएं लेकर खुद आए। तकरीबन 1 घंटे बाद लीजा मतलूबा दवाएं लेकर आ गई। जानकी ने पहली खुराक अपने हाथ से थाई को खिला दी। ठीक हो जाओगी, वो थाई को तसल्ली देते हुए बोली। मैंने थाई की पेशानी पर हाथ रखा। बुखार वाकई बहुत तेज था। पेशानी अंगारे की तरह तप रही थी, उसकी आंखों में भी सुर्खी थी। लीजा से बना हुआ आज शाम का प्रोग्राम मंसूख कर दिया गया। अब हम 2-3 दिन तक तो यहीं रहेंगे। मैंने लीजा की तरफ देखते हुए कहा। वैसे हो सकता है कि इसी दौरान में किसी वक्त जाकर मैं तुम्हारा वो कॉटेज देखा हूँ। जब भी जाना चाहो मुझे फोन कर देना, लीजा ने मुस्कुराते हुए कहा और थोड़ी देर बाद रुखसत होगी।
प्रसाद बरामदे में था और मैं और जानकी थाई वाले कमरे में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद थाई सो गई तो हम दोनों भी उठकर बरामदे में आ गए और वहीं बैठे बातें करते रहे। मलेरिया का बुखार एक दिन में पीछा नहीं छोड़ता। थाई को भी 3-4 दिन बाद ही बुखार से मुकम्मल तौर पर निजात मिली, लेकिन बुखार के नतीजे में पैदा होने वाली कमजोरी की वजह से वो इस काबिल नहीं थी कि हम कहीं आ जा सके। थाई की वजह से हम भी कहीं नहीं निकल सकते थे। इसी दौरान में लीजा बाकायदगी से चक्कर लगाती रही थी और वो परसी भी आता रहा था। काठी में आने के बाद तीसरे दिन उसने हमें एक कार दे दी और स्टेशन वैगन ले गया। उसने हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा था। काठी की मुलाजमा भी हर सुबह नाश्ता देने के बाद जरूरत की चीजें लेने के लिए मार्केट चली जाती थी। हम में पातमी एक ऐसा आदमी था जिसे दारा और उसके साथी नहीं पहचान सकते थे और वो आजादी से घूम फिर सकता था। उसे हमें रिपोर्ट मिलती रहती थी। दारा के आदमी अब भी हमें तलाश कर रहे थे। एक हफ्ता गुजर गया। उस रोज मैं और प्रसाद बरामदे में बैठे हुए थे कि पाथम आ गया। वो कुछ घबराया हुआ सा था। क्या हुआ पाथम, तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? प्रसाद ने पूछा। दारा के आदमी परसी को उठाकर ले गए हैं, पाथम ने कहा। वो चूंकि महाराज के कैंप का आदमी है इसलिए उन्हें शुबा है कि वो हमारे बारे में जानता है। हो सकता है उस पर तशद्दुद करके हमारे बारे में मालूम करने की कोशिश करें। ओह, मैं उछल पड़ा। बड़ी तशवीशनाक खबर थी। एक और परेशान कुन खबर यह है कि दारा और उसके साथी अपना ठिकाना बदल चुके हैं। मैं आज घूमता उस तरफ निकल गया था तो वो दोनों कांटे खाली पड़े हैं। कल तक वो लोग वहीं थे। मेरा ख्याल है रात को किसी वक्त कांटे खाली कर गए हैं। ये और भी ज्यादा तशवीशनाक खबर है, मैंने कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि परसी पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं। ऐसा नहीं कि वो जबान खोल देगा। वो तो यही समझ रहा होगा कि हम यहाँ पर तफरीह के लिए आए हुए हैं। असल मामले से तो हमने उसे आगाह ही नहीं किया था। वो महाराज का आदमी है बास, प्रसाद ने कहा, और महाराज के आदमियों का तजर्बा हमें हो चुका है। परसी को मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जिस तरह उसे उठाया गया है इससे वो मामले की तह तक पहुंच जाएगा। मुझे यकीन है कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन तुम्हारे बारे में जबान नहीं खोलेगा। क्या तुम्हारे ख्याल में मास्टर हुचन को इस सूरत से आगाह करना चाहिए? मैंने सवालिया निगाहों से बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा। सोच लो बास, प्रसाद ने कहा। मास्टर हुचन को पता चल गया होगा कि हम दारा वगैरह के चक्कर में यहाँ आए थे। वो तो नाराज होगा। ये बताओ उसे किस वक्त उठाया गया था? मैंने पाथम से पूछा। आज सुबह 5 बजे के करीब, पाथम ने कहा। मैं 10 बजे उसके जिम्नाजियम की तरफ गया था। वहीं से पता चला था। हो सकता है वो दारा के आदमी ना हो, कोई और हो। यानी इसका मतलब है कि कोई जाती मामला हो? मैंने कहा। नहीं बास, पाथम ने कहा। वो सुबह सवेरे अपने एक शागिर्द के साथ जिम्नाजियम में एक्सरसाइज कर रहा था कि 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। वो पहले परसी से तुम्हारे और जानकी देवी के बारे में पूछते रहे। परसी लाइल्मी का इजहार करता रहा। फिर वो दोनों आदमी असले के जोर पर उसे गाड़ी में डालकर ले गए। इसका मतलब है कि उसको अगवा किए हुए 13 घंटे हो चुके हैं। मैंने बरामदे वाले खुले हुए दरवाजे से अंदर दीवार पर लगी हुई घड़ी को देखते हुए कहा। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। जाहिर है उन्होंने उसे मेहमान बनाकर नहीं रखा होगा। उससे पूछगछ की होगी, तशद्दुद भी किया होगा। अगर वो हमारे बारे में बता देता तो दारा के आदमी यहाँ पहुंच चुके होते। बहरहाल हमें आज की रात मोहतात रहना पड़ेगा और मेरे ख्याल में कल हमें ये ठिकाना बदल लेना चाहिए। जैसा तुम मुनासिब समझो बास, पाथम ने कहा। वैसे मैं आज रात यहीं रहूंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने कहा। रात के खाने के बाद हमने पहरेदारी की ड्यूटियां बांट ली। तय ये हुआ कि रात 1 बजे तक पाथम ड्यूटी देगा, 1 से 3 बजे तक प्रसाद और 3 बजे से सुबह तक मेरी ड्यूटी होगी। रात के खाने के थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी तो जानकी ने रिसीवर उठा लिया। उसका ख्याल था कि लीजा का फोन होगा, लेकिन न जाने मेरे ذहन में यह ख्याल क्यों आया कि ये परसी की कॉल होगी। हो सकता है वो उनकी कैद से भाग निकला हो और हमें खबरदार करने के लिए फोन किया हो। लेकिन जानकी ने जब मास्टर हुचन का नाम लिया तो मैं उछल पड़ा और लपक कर जानकी के हाथ से रिसीवर ले लिया। यस मास्टर, मैंने मुदमाना लहजे में कहा। आपको शायद यहाँ के बारे में इतला मिल चुकी है। हाँ, मैं वहाँ के हालात से भी बाखबर था और अब भी सब कुछ मेरे इल्म में है, मास्टर हुचन ने कहा। मुझे परसी के हुआ की इतला मिल चुकी है, लेकिन मुतमईन रहो, वो मर जाएगा मगर तुम लोगों के बारे में जबान नहीं खोलेगा। परसी के आदमी उसे तलाश कर रहे हैं, वो जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। मुझे अफसोस है मास्टर, मैंने कहा। यह सब कुछ मेरी वजह से है। 1 मिनट, मास्टर ने मुझे टोक दिया। क्या तुम समझते हो कि हम दारा और उसके साथियों के कुंचन बोरी में मौजूदगी से लाइम थे? हमें मालूम हो चुका था कि वो लोग कुंचन बोरी में छुपे हुए हैं। हम दारा, चीवांग और किम को उनके बिल से निकालना चाहते थे और इसी के लिए तुम्हें वहां भेजने का प्रोग्राम बना रहे थे। तुम्हें कहीं भेजने की बात हुई तो तुमने भी कुंचन बोरी ही का नाम लिया। तुम्हारी स्क्वाइड से हमें पता चल गया कि तुम भी वाकिफ हो कि दारा वगैरह कुंचन बोरी ही में है, इसलिए महाराज ने तुम्हें वहां जाने की इजाजत दे दी। लेकिन इससे पहले तुम्हारी हिफाजत के इंतजाम कर लिए गए थे, लेकिन तुमने वहां जाते ही कार्रवाई शुरू कर दी और उनके एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया, जिससे वो लोग होशियार हो गए। वो डॉक्टर फान था बास, मैंने कहा। उसने जानकी और प्रसाद को बाजार में देख लिया था और दारा को टेलीफोन पर इनके बारे में इतला दे दी थी। वो इन दोनों की निगरानी कर रहा था। अगर वो वापस चला जाता तो दारा को हमारे ठिकाने का पता चल जाता, इसलिए डॉक्टर फान को ठिकाने लगाना पड़ा। मुझे तो नहीं थी कि वो लोग परसी पर हाथ डाल देंगे। परसी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, वो बहुत मजबूत आसाब का मालिक है, मास्टर हुचन ने कहा। उसके आदमी उसे ढूंढ निकालेंगे, तुम लोग बस अपना ख्याल रखना।
यस मास्टर, मैंने जवाब दिया और दूसरी तरफ से लाइन मुनकते होने पर मैंने भी रिसीवर रख दिया। इस वक्त मास्टर से बात करते हुए मुझे पसीना आ गया था। मैं अपना झूठ पकड़े जाने पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मैंने झूठ नहीं बोला था। मास्टर और महाराज को मैंने अपने असल प्रोग्राम से लाइम रखा था। असल बात उनसे छुपाने की कोशिश की थी। मैं ये भूल गया था कि वो मेरे उस्ताद थे और असलियत खुल जाने पर मैं शर्मिंदगी से अपने आप में कटा जा रहा था। और ये शर्मिंदगी ही थी कि फोन बंद करने के बाद देर तक मैं अपने हाथों से भी बात नहीं कर सका। क्या हुआ? जानकी ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। मास्टर रूचन ने क्या ऐसी बात कह दी कि तुम चुप हो गए? मास्टर रूचन और महाराज को पहले ही से मालूम था कि दारा और उसके साथी यहाँ मौजूद है। वो समझ रहे होंगे कि मैंने उन्हें ला इल्म रखकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। ओह, थाई के मुंह से बेइख्तियार निकला, इसलिए मैंने कहा था कि उन्हें असल बात बता दी जाए। जो होना था हो चुका। मैंने कहा, मास्टर रूचन को पुरसी के अगवा का इल्म हो चुका है। बकौल उसके हमारे लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं। पुरसी हमारे बारे में अपनी जबान नहीं खोलेगा। उसके बावजूद हमें मोहतात रहना चाहिए, प्रसाद ने कहा। पाथम अपनी ड्यूटी देने के लिए पहले ही बाहर जा चुका था। 1 बजे तक तो हम लोग रूम में बैठे बातें करते रहे। फिर प्रसाद बाहर चला गया और पाथम अंदर आ गया। तुम सो जाओ बास, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कोई ऐसी खतरनाक सूरत तो है नहीं। मैं थोड़ी नींद ले लेता हूँ और 3 बजे उठ जाऊंगा। तुम अपनी नींद क्यों खराब करते हो? अपने कमरे में जाकर सो जाओ। पाथम ठीक कह रहा है, सबको रात काली करने की जरूरत नहीं। जानकी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर थाई भी मुझे इशारा करती हुई उठ गई। जानकी अपने कमरे में चली गई और मैं थाई के साथ दूसरे कमरे में आ गया। थाई तो बिस्तर पर लेट गई और मैं कुर्सी पर बैठ गया। मेरा ध्यान बुरी तरह उलझा हुआ था। मैं यही सोच कर परेशान था कि मास्टर रूचन और महाराज मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैंने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी और कुंचन बोरी आने के लिए असल बात उनसे छुपाई थी, जबकि वो सब कुछ पहले से जानते थे। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया। सुबह 6 बजे मुझे थाई ने जगाया और बिस्तर पर लिटा दिया। दूसरी मरतबा मेरी आंख 9 बजे के करीब खुली। हम 10 बजे तक नाश्ते से फारिग हुए तो लीजा आ गई। मैं एक जरूरी काम से बान पोंग जा रही हूँ, उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हो सकता है कल शाम तक वापसी ना हो सके, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम में से कोई इस वक्त मेरे साथ चलकर वो काटी देख ले, ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में तुम लोग फौरी तौर पर वहाँ शिफ्ट हो सको। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हो सकता है हम आज ही वहाँ शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा। मैं भी चलूंगी, जानकी ने कहा। थाई भी जाना चाहती थी मगर मैंने उसे रोक दिया। उसमें अभी कमजोरी बाकी थी। मुझे अंदेशा था कि थकन से उसे बुखार ना हो जाए। लीजा अपनी गाड़ी में बैठ गई। मैं और जानकी परसी वाली गाड़ी में और ज़ाहिर स्टीयरिंग जानकी ही ने संभाला था। दोनों गाड़ियां आगे पीछे चलती हुई रेलवे स्टेशन के करीब से होती हुई डेथ रेलवे के तारीखी पुल की तरफ मुड़ गई। पुल रेलवे लाइन से ज्यादा दूर नहीं था। उस पर से गुजरने वाली डेथ रेलवे स्टेशन कुछ आगे जाकर बर्मा की सरहद में दाखिल हो जाती थी। लीजा की गाड़ी ब्रिज के करीब से दाईं तरफ मुड़ गई और वार म्यूजियम के सामने से होती हुई कुछ आगे जाकर एक और रेली सड़क पर मुड़ गई। जानकी गाड़ी चलाती रही और मैं मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखता रहा। इस रेली सड़क पर दोनों तरफ दरख्तों की बहुतात थी, जिनके पीछे काटेज बने हुए थे। हर काटेज का रास्ता अलग था और हर रास्ते पर प्राइवेट के बोर्ड लगे हुए थे। लीजा की गाड़ी भी एक ऐसे रास्ते पर मुड़ गई जिस पर बजरी बिछी हुई थी। रास्ते पर भी प्राइवेट का बोर्ड लगा हुआ था और उसके साथ ही काटेज का नंबर भी लिखा हुआ था। इस रास्ते के दोनों तरफ दरख्त और उनके पीछे दूर दूर तक गुंजान झाड़ियां थी, जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इस रास्ते के इख्तिताम पर तार के जंगले वाला गेट लगा हुआ था। लीजा ने गाड़ी रोककर गेट खोला और फिर गाड़ी को अंदर ले गई। गेट से करीबन 50 गज आगे चट्टान के दामन में पथरीले चबूतरे पर वो खूबसूरत काटेज बना हुआ था। काटेज की तामीर के लिए चट्टान का कुछ हिस्सा काट कर जगह हमवार की गई थी। काटे के आगे भी वसी चबूतरा था। लीजा कार से उतरकर किसी को आवाजें देने लगी। 2 मिनट बाद ये कदेड़ उम्र आदमी दरख्तों से निकलकर सामने आ गया। उसने कुछ कहे बगैर जीप से चाबियां निकालकर काटे के दरवाजे खोल दिए। 3 बेडरूम और एक लॉन्ग रूम था। तमाम कमरे जरूरी फर्नीचर से आरास्ता थे। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे और दीवारों पर खूबसूरत फ्रेमों में हसीन औरतों की नीम और यहाँ तस्वीरें आवेजा थी। उनमें 2 तस्वीरें तो लीजा की थी। मैंने मैगजीन के इश्तिहार में उसकी तस्वीर देखी थी, लेकिन ये तस्वीरें तो उससे भी ज्यादा और यहाँ और तोबा शिकन थी। लीजा में काटे के कमरे दिखाती रही। पिछली तरफ किचन भी था जिसमें जरूरी बर्तन वगैरह मौजूद थे। काटे से तकरीबन 20 गज आगे एक चट्टान की 10-12 फुट की बुलंदी से एक छोटा सा आबशार गिर रहा था। नीचे एक छोटी सी झील बन गई थी जिसमें जमा होने वाला पानी एक छोटी सी नदी की सूरत में नशेब की तरफ बह रहा था। तकरीबन 2 एकड़ का इलाका खारदार तारों से घिरा हुआ था और ये सारा इलाका काटे की हुदूद में शामिल था। ये सुखम है। लीजा ने काटी की तरफ वापस आते हुए अधेड़ उम्र मुलाजम की तरफ इशारा किया। तुम लोगों को मार्केट से कोई चीज मंगवानी हो तो इससे कह देना, ये जाकर ले आएगा। ऐसा करो, जानकी ने कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, ये हमारी गाड़ी ले जाएगा। जाते हुए तुम खुद ही थाई से कह दो कि वो लोग इसके साथ यहाँ आ जाएं। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, लीजा ने कहा।
जानकी ने गाड़ी की चाबी शुकम को दे दी। उनके जाने के बाद मैंने बाहर के गेट का कुंडा लगा दिया और दोबारा कांटे में आ गया। हमने एक बार फिर कमरों को घूम फिर कर देखा और कांटे से निकलकर आबशार के करीब आ गए। जानकी छोटी सी झील के किनारे पर बैठ गई और जूते उतार कर पानी पैर में लटका दिए। ऊपर से गिरने वाले पानी की चादर से उड़ने वाले छींटे हल्की फुहार की तरह हमारे ऊपर पड़ रहे थे और पानी की ये फुहार बड़ी भली लग रही थी। मैंने भी जूते उतार दिए और जानकी के करीब ही पानी में पैर लटकाकर बैठ गया। चंद सेकंड बाद मैंने जानकी की तरफ देखा तो मुझे अपने जिस्म पर चिंटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। जानकी ने फ्लीपर पहन रखा था और वो दोनों पांजे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा रही थी। घुटनों से ऊपर तक उसकी टांगें बरना हो चुकी थी और वो पांचों को मजीद ऊपर खींच रही थी। मेरा सांस बेरब्त होने लगा। मैंने उसकी तरफ से नजरें हटा ली लेकिन अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। मैंने महसूस किया कि जानकी बेकनकियों से मेरी तरफ देख रही थी और उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी।